अब आ जाओ यूनिट 8, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो है ही 5 मिनट की। सबसे पहले स्पेशल फीचर्स ऑफ पोल्ट्री न्यूट्रिशन देखेंगे। क्या क्या खास बातें होती हैं पोल्ट्री के अंदर, वो पता होना चाहिए। उसका जीआईटी में कहां से शुरू होता है। क्रोप, आप लोगों ने देखा होगा, कोई पंछी पकड़ा हो किसी ने, उसके गले पे यूं करके देखा हो तो एक क्रोप होता है। उसके अंदर अगर कुछ भी उसने दाना पानी खाया है, ऐसे ऐसे करके फील कर सकते हो कि बिल्कुल ऐसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको क्रोप बोलते हैं। ठीक है जी। एक प्रोवेंट्रिकुलस होता है, गिजार्ड होता है, और फिर क्या होता है लास्ट में, सीका होता है, जहां से सारा का सारा क्या आता है, फिर बाहर निकल जाता है, फिर उनके साथ मिक्स होकर निकलता है क्लोएका में से। फिर फर्दर फर्दर कहां पे जाता है वो, कॉमन उस पे क्लोएका में। अब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो भी देखेंगे। मीट के लिए ऑब्वियसली अलग होगी। मीट के पर्पज के लिए जो पोल्ट्री होती है क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉयलर बोलते हैं। एग के पर्पज के लिए होती है क्या बोलते हैं उसको, लेयर बोलते हैं। और एक लेयर्स में जो यंग वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, पुलेट्स। क्या बोलते हैं, पुलेट्स बोलते हैं। तो पुलेट्स में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, वो थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको क्या करना है, आगे जाके हमें मेक श्योर करना है कि उसका जो प्रोडक्शन रहे वो ज्यादा रहे। जैसे कि होता है ना, फर्स्ट ब्रीडिंग के टाइम पे जब फर्स्ट टाइम मैच्योर होती है कोई भी बफेलो, तब मेक श्योर करते हैं उसको मैक्सिमम राशन दे, ताकि पहली बारी में, दूसरी तीसरी बारी में जितना ग्रोथ करने का चांसेस होता है वो उतना चौथी और पांचवी बारी में नहीं होता है। पहली दूसरी बारी में उसने अच्छे से ग्रोथ किया है तो पांचवा जो मिल्क प्रोडक्शन होगा बहुत तेज होगा, बहुत अच्छा होगा, मिल्क प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इनका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग डाटा याद करेंगे तो आपको दिखेगा कि पुलेट्स को कैल्शियम और ये बाकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसके बाद कम कम होती चली जाएंगी लेयर्स को, बाकी का जो होता है उसमें चलो अब सारा यहाँ पे नहीं बताऊंगा, साइड के साथ बता देता हूँ। हाँ जी, फार्मुलेशन ऑफ राशंस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी लेयर की कौन सी होंगी, तीन अलग अलग क्लासेस की अगर मैं बात भी करूं तो। सबसे पहले क्या होता है, प्री लेइंग फेज बोल दो उसको आप, जो अंडे देने का लेइंग फेज होता है उससे जस्ट पहले वाला होता है, या प्रोडक्शन जहां पे बहुत कम होता है। एक होता है पीक लेइंग फेज, पीक का मतलब जब पीक पे एग प्रोडक्शन चल रहा है। और एक होता है पोस्ट पीक लेइंग फेज। पोस्ट पीक लेइंग का मतलब जो पीक लेइंग फेज चल रहा था उसके बाद जो फेज आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पीक लेइंग वाले फेज में उसका प्रोडक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, तो राशन उसके अकॉर्डिंगली चाहिए। और उसके बाद पोस्ट पीक लेइंग में उसके अकॉर्डिंग चाहिए। और जो प्री लेइंग फेज था उसमें जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वगैरह है वो थोड़ी कम होगी। तो वो ये सारी की सारी चीजों के लिए एक नाम यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं क्या, कि अलग अलग फेज में जो फीडिंग होगी, जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसको बोला जाता है फेज फीडिंग। फेज फीडिंग क्या होती है, जो एक एनिमल की स्पीसीज है उसको अलग अलग फेज में अलग अलग न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है, एंड वी कॉल इट फेज फीडिंग। ये अलग अलग फेज चल रहा है। ऐसे ही अगर मैं बफेलो की या काऊ की बात करूं तो ड्राई पीरियड में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होगा, जो लैक्टेशन वाला फेज है उसमें अलग होगा, जो जेस्टेशन वाला फेज है उसमें अलग होगा, एंड वी कॉल इट व्हाट, क्या बोलेंगे जी इसको, फेज फीडिंग बोलेंगे। अब एक बात और बताता हूं आप लोगों को। एक तो फेज फीडिंग मैंने आपको बताया, एक होती है रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। नाम से पता लग रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग है, मतलब इतना ज्यादा नहीं दे रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं, पोल्ट्री के अंदर कम करते हैं। क्यों करते हैं कम, एक तो जो ब्रॉयलर मैंने आपको बताया, नॉर्मली हम सोचते हैं तो ब्रॉयलर हो गए, ठीक है, मीट पर्पज के लिए रखो साइड में, लेयर्स अंडा देना है इसको भी रखो साइड में। एक होते हैं ब्रीडर्स, जिनको ब्रीड करवा करके फिर से क्या होते हैं, चूजे निकलते हैं, तो ब्रीडर्स के लिए राशन अलग होगा। और उनसे जो चूजे यानी कि जो ब्रॉयलर्स निकल रहे हैं, जिनको मीट पर्पज के लिए पाल रहे हैं, उनका क्या होगा, उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होगा। क्योंकि उनको बड़ा करके जितना मोटा कर सकते हो कर दो, ताकि मार्केट में ज्यादा पैसे का बिके। लेकिन जो उनको पैदा कर रहे हैं उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। उनको ज्यादा खाना खिला दोगे तो वो प्रोन होते हैं, किस चीज के लिए प्रोन होते हैं, किस चीज के लिए ससेप्टेबल होते हैं, कि वो ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। बेसिकली। और वो ज्यादा मोटे हो जाएंगे, ओबीज हो जाएंगे, तो उनका जो रिप्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, उससे अफेक्ट करेगा। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी, एफिशिएंट नहीं रहेगी उतनी। तो उससे वो प्रॉब्लम ना आए, तो वी मेक श्योर कि उनका जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो अलग होगा। और वी मेक श्योर कि उनका जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट रखें। थोड़ा पतला होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा मोटा या फैटी या ओबीज ना हो जाए वो, उस चीज के मेक श्योर करने के लिए हम उनकी जो फीडिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कम करते हैं थोड़ी सी। अब दूसरी बात में आता हूं, वो पहली बात कर ली जिससे चूजे निकल रहे थे, चूजे मीन ब्रॉयलर वाले, ठीक है, ब्रॉयलर थे। अब इनकी बात कर लो। अब चलो इनकी बात में करूंगा, पहले मैं लेयर्स की बात करता हूं क्योंकि वो बिल्कुल डिस्टिंक्टिव है। लेयर्स में क्या होगा, जो अंडे दे रही है, जो एग दे रही है, एग प्रोड्यूस कर रही है, उसके अंदर अगर हम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करेंगे, अभी तक उसने अंडे देना स्टार्ट नहीं किया था, मान के चलिए लगभग 18 मंथ पे देना स्टार्ट करते, तो उस केस में अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फीड को, तो उसकी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है ना वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी।
तो आप बोलोगे ये तो नुकसान कर रहे हो सर, आप इसकी प्रोडक्ट जितना प्रोडक्शन ले सकते थे, जितने अंडे ले सकते थे वो तो कम मिलेंगे सर, ये तो आपने बहुत ही गलत कर दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये डाउट जेन्युइन है। बट अगर हमने उसकी सेक्सुअल मेच्योरिटी जेन्युइन कर दी, तो वो जितने अंडे एक साल में दे रही थी ना, अगर जल्दी भी खाना खिला के जल्दी उसको सेक्सुअली मेच्योर कर भी दिया, आपने डिले नहीं करवाया, तो जल्दी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होगी उसका नुकसान ये होगा, जितना टोटल साल में वो ईयर में जितने भी अंडे देगी ना, उसमें 20% तक रिडक्शन आ जाएगा। अब ये मैं कुछ बोल रहा हूँ, 20-25 लिखना नहीं, एग्जाम में ना याद रखना है, बट एक आइडिया आपको दे रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसमें ओवरऑल जो अंडे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। बट जिसमें मेच्योरिटी को, जिसको आपने सही से टाइम दिया, प्रॉपर टाइम पे जो मेच्योर होना चाहिए, नहीं कि जबरदस्ती खाना खिला खिला के मेच्योर कर दिया उसको, प्रॉपर टाइम पे जो मेच्योर होना चाहिए, अगर वो प्रॉपर टाइम पे मेच्योर होगी तो प्रोडक्शन ऑफ एग तो उसका हो सकता है 2 महीने बाद स्टार्ट हो, क्योंकि आपने डिले किया है उसकी सेक्सुअल मेच्योरिटी को। बट जैसे ही वो सेक्सुअल मेच्योर हो जाएगी, वो लेयर जिसको आपने रिस्ट्रिक्ट फीडिंग पे रखा था, तो उसमें एग प्रोडक्शन ओवरऑल क्या होगा, ईयरली, एनुअली और लाइफ टाइम के लिए वो ज्यादा मिलने वाला है। ये यहाँ पे यूज करते हैं। और रिस्ट्रिक्ट फीडिंग है ना, एक चीज में और यूज करते हैं, मोल्टिंग में। मोल्टिंग का मतलब आपको पता होगा, एक सीजन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, वो अंडे नहीं दे रही होती है या बहुत कम दे रही होती है, जो फेदर्स हैं वो फेदर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जो फेदर्स हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका फायदा क्या है, उसका फायदा क्या है, रिस्ट्रिक्ट फीडिंग कर रहे हो तो आप, यार जो भी फेदर वेदर गिरना है ना, वो जितना जल्दी गिरे उतना अच्छा है, क्योंकि उसको अच्छा डाइट मिलता रहेगा तो वो उतना जल्दी फॉल नहीं करता है। रिस्ट्रिक्ट फीडिंग में लेकर के आ जाओगे तो जो फेदर्स हैं उसके, वो जल्दी जल्दी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो मोल्टिंग वाला फेज होता है ना, लंबा फेज, इस फेज को आप बहुत छोटा कर सकते हो। 2 महीने का है लगा लीजिए, परफेक्ट 2.5 महीने पे जा रहा है, आपने रिस्ट्रिक्ट फीडिंग करी तो हो सकता है कि 45 to 50 डेज के अंदर मोल्टिंग पूरा खत्म हो जाए और फिर से प्लमेज आ जाए उसका जल्दी से। जितना जल्दी मोल्टिंग होगा उतना जल्दी प्लमेज आएगा। तो मोल्टिंग जल्दी करवाने के लिए रिस्ट्रिक्ट फीडिंग करते हैं। जो रिप्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं कि उनका रिप्रोडक्शन ठीक रहे, वो ओबीज ना हो, उसके लिए रिस्ट्रिक्ट फीडिंग करते हैं। और एक और बताया था, किसी को याद है क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा, और किसके लिए बताया था रिस्ट्रिक्ट फीडिंग? सेक्सुअल मेच्योरिटी थोड़ी लेट आए ताकि एग प्रोडक्शन ओवरऑल ज्यादा हो, ब्रॉयलर्स की ओबिसिटी ना बढ़े। और एक पॉइंट और अभी अभी बोला मैंने, अब तो मैंने चेंज करके बताया, तो और क्या था तीसरा? सर वो मोल्टिंग। मोल्टिंग जल्दी हो जाए, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट फीडिंग का समझ में आया आपको? और फेज फीडिंग का भी होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। अब देख लो स्पेशल फीचर्स ऑफ पोल्ट्री न्यूट्रिशन में क्या क्या है। हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मोनोगैस्ट्रिक डाइजेशन होता है। यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, क्रोप आएगा सबसे पहले, फिर प्रोवेंट्रिकुलस आएगा, फिर गिजार्ड आएगा, फिर सीका आ जाएगा, हो गया जी। ये अलग है, इसमें रूमिनेंट की तरह नहीं है, ठीक है साहब। मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट किसमें, स्पेशली ब्रॉयलर को, क्योंकि उनको हमें प्रोटीन का ज्यादा बना करके बेचना है मार्केट में। एग्स के अंदर तो इतनी ज्यादा नहीं होती, ब्रॉयलर्स के अंदर सबसे ज्यादा होती है, हालांकि एग के अंदर भी होती है बट ब्रॉयलर्स में मैक्सिमम होती है वो, ठीक है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए वो कैल्शियम ग्रीट फीड के अंदर मिनिमम कैल्शियम, ताकि बेसल बेसल लेवल बना रहे ब्लड के अंदर कैल्शियम का। क्यों? क्योंकि लेयर्स के अंदर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एग शेल फॉर्मेशन में कैल्शियम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। जबकि हाई प्रोटीन की बात करता हूं तो ब्रॉयलर्स में हाई प्रोटीन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है जी। एग न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट के लिए, अब एग के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल होते हैं। इवन जेंथोफिल का हमने जो बात करी थी, जो ल्यूटेन होता है, कैंथाजेंथिन होता है, जी जेंथिन होता है, जो जेंथोफिल्स की हमने बात करी थी, वो वाले भी यहाँ पे एडिटिव्स के तौर पर डाले जाते हैं, ताकि जो एग योग का जो कलर है, या तो डार्क येलो दिखे, या ऑरेंज दिखे, या थोड़ा डार्क ऑरेंज दिखे, डीप ऑरेंज दिखे। वो डिपेंड करेगा हम उसके अंदर कौन से पिगमेंट्स को डाल रहे हैं, उससे फ्रेशनेस आती है, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ जाती है, ठीक है जी। जो हमने फ्लेवरिंग में पढ़ा था, लेकिन डॉक्टर के भी ने बोला था सर उसमें टेस्ट बड़ नहीं होते, तो हमने उसको किस में डाल दिया, फिर कलरिंग एजेंट के अंदर डाल दिया। और फीड एडिटिव में वो थोड़ा हाइब्रिड था, ऐसा नहीं कि उसकी फीड में पोल्ट्री को कुछ फायदा नहीं हो रहा उससे, बट जो मार्केट क्वालिटी है उसकी, ह्यूमन बींग्स को वो क्या कर रही है, उसको प्रेफरेंस बढ़ा रही है उसका, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए हम यूज कर रहे थे फीड एडिटिव्स में। वो थोड़ा अजीब सा एग्जांपल था, वहां पे कंफ्यूजन हुआ था, होपफुली आप लोगों को याद होगा। एंटीबायोटिक्स एंड ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है साहब, वो भी देते ही हैं, हमने बात कर ली। हाँ जी। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर मीट एंड एग प्रोडक्शन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंगली सब कुछ दिया हुआ है, आप याद कर लेना। एनर्जी कितना चाहिए, प्रोटीन, पर्टिकुलर एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स। ब्रोलर में, लेयर्स में और ब्रीडर्स में 3 कैटेगरी बताई। ब्रोलर मतलब जो जिसको मीट पर्पज के लिए यूज करेंगे, लेयर मतलब जो अंडे दे रही है, एग प्रोडक्शन कर रही है, और ब्रीडर्स मतलब जिनको ब्रीड करवा करके ब्रोलर्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो ब्रीडर्स को। फॉर्मुलेशन ऑफ राशन फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेयर एंड, ठीक है। फेज फीडिंग मैंने बता दिया आपको, हर एक फेज में
फीड की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उसको बोलते हैं फेज फीडिंग। डिस्ट्रिक्टेड फीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कहां कहां पे हम यूज में उसको लेते हैं। डाइटरी मैनिपुलेशन फॉर एनहांसिंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एग। न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ एग के लिए हम क्या क्या डाइट के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, क्या क्या चीजें चेंज करते हैं। देखो जी, रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। कोलेस्ट्रॉल को आप कम कैसे कर सकते हैं? हाई क्वालिटी फाइबर दो उसके डाइट में, लेयर के डाइट में हाई क्वालिटी फाइबर दो, आप पूफा दो, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उससे ऐसा देखा गया अगर ये चीजें आप उसकी डाइट में देते हैं तो जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है एग के अंदर वो 25% तक क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, अगर आप पूफा और हाई क्वालिटी रफेज उसको देते हैं तो। ठीक है जी। अब इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। बच्चे को पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना इंपॉर्टेंट है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जिसको है, जिसको आर्टेरियल प्लेग हो जाता है, आर्टरी के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल जाकर के, ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें वो काम आता है। ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो आपको ब्लॉक करता है आर्टरीज को, वो अच्छे वाला, अच्छा बोलते हैं ना, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वही वही वाला। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा यहाँ पे, फिजियोलॉजी में जाएंगे, बट होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वेरी गुड फैटी एसिड। क्या करता है वो? कोलेस्ट्रॉल को जमा नहीं होता है ब्लड के अंदर, आर्टेरियल उसका इकट्ठा नहीं होता है, आर्टेरियल प्लेग नहीं होता। तो आपको समझ में आया? ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हमें अंडे में बढ़ाना है तो उसकी डाइट में भी बढ़ा देंगे। एडिंग विटामिन ई एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये भी डाल देंगे, कॉमन सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में नॉर्मल डाइट में तो देंगे ही देंगे, साथ के साथ उसको कैल्शियम ग्लिट भी हम दे देंगे। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पोल्ट्री ब्रॉयलर स्टार्ट फीड में क्या है? टारगेट रेंज देख लो, एज उसकी क्या, किस एज वाले के लिए हमें देना है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी उसकी, सिलेक्ट फीड इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या फीड इंग्रेडिएंट्स देंगे, उसके अकॉर्डिंगली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मुलेट कर देंगे। उसके बाद अमीनो एसिड को बैलेंस करेंगे, एडिटिव्स को भी कंसिडर करेंगे। आप बोलेंगे सर बहुत ही जनरल बात है, बहुत ही जनरल बात है। जो मैंने आपको बताया था उसको भी आप लिख देंगे तो उससे भी वो काम चल जाएगा, किसी का भी फीड फार्मुलेशन आप लोगों से पूछा हो। यही मैंने आपको बताया, स्टार्टर राशन फॉर पुलेट्स, फिर पीक एग प्रोडक्शन, फिर लेट लेइंग फेज। ऐसे ही ब्रॉयलर के अंदर होता है स्टार्टर, फिर ग्रोविंग, और फिर फिनिशर वाला आ जाएगा। कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कारण है इसका, इतना इस पे टाइम नहीं लगा सकता। टाइप ऑफ अमीनो एसिड मैंने बता दिया, एसेंशियल, क्रिटिकल और लिमिटिंग क्या क्या डिफरेंस है सब आपको बता चुका हूं। ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट को पोल्ट्री के अंदर, कौन से हैं? बर्ड स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी स्ट्रेन कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी एज, ग्रोइंग स्टेज कौन सी है, जेंडर कौन सा है, क्योंकि मेल और फीमेल के अंदर जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए उनको अमीनो एसिड की भी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, डाइटरी इंग्रेडिएंट अगर ज्यादा खराब है एनवायरमेंटल कंडीशन तो दे विल रिक्वायर मोर प्रोटीन, मोर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, सो दे कैन बिल्ड देयर इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए? सेल्स चाहिए जो जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली उसके लिए भी क्या चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड चाहिए और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए। अब ये लास्ट है आपका फैटी लीवर एंड किडनी सिंड्रोम, एंड दिस इज फैटी लीवर एंड हिमोरेजिक सिंड्रोम। क्यों होता है ये दोनों ही सिंड्रोम में? पहली बात ये है फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है लीवर के अंदर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फैटी लीवर इन बोथ द केसेस। यहां पे भी फैटी लीवर और यहां पे भी फैटी लीवर। और यहां पे क्या होता है, किडनी और फैट दोनों के अंदर ही प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पे हिमोरेजिक सिंड्रोम बोल रहे हैं। जो उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वहां पे ब्लड दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? ब्लड दिखने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी डाइट देते हैं, मतलब इतनी दे देते हैं, जरूरत इतनी है और इतनी दे देते हैं ये सोच के कि जल्दी ग्रो कर जाए। कुछ लोग होते हैं ऐसे, इतना टेक्निकल चीजों को फॉलो नहीं करते, बोलते हैं एनर्जी दो बस। वो इतनी एनर्जी दे रहे हैं तो उसको बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट तो होगा। क्या एक्यूमुलेट होगा? फैट होगा। काम किसका होता है ठीक करना? लीवर का। लीवर के अंदर ही जाकर क्या कर दिया? फैट एक्यूमुलेट कर दिया। उससे क्या होगा? फैटी लीवर एंड किडनी सिंड्रोम। और दूसरे केस में उसमें भी एनर्जी ही ज्यादा है वहां पे, लेकिन क्या चीज देखने को मिलती है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही खराब हो जाता है। उसमें क्या होता है? हेमरेज दिखने लगता है। हेमरेज का मतलब खून, जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ रही है। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आप लोगों को पता है एग योक हुआ, एल्ब्यूमिन हुआ, एग शॉल फॉर्मेशन हुआ, सारी की सारी चीजें ही किसमें बनती हैं? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर बनती है। अगर वहां पे हेमरेज होगा, जो अंडा आप खाएंगे उसको तोड़ेंगे तो वहां पे भी आपको ब्लड देखने को मिलेगा। तो किस वजह से हो रही थी ये दोनों ही डिसीज? क्योंकि एनर्जी जो थी वो हम बहुत ही ज्यादा उसको दे रहे थे। ठीक है जी, आपका लास्ट टॉपिक था आज का। आपका एनिमल न्यूट्रिशन जो है वो सारा फिनिश हो चुका है। ये इसके अंदर चलो लास्ट है, इसका मैं आपको बता देता हूं। सिंपल ब्रॉयलर लेयर में डिफरेंस पूछ रहे हैं। ब्रॉयलर का क्या होता है? प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा, इसका कैल्शियम लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी लगभग लगभग सेम चीजें हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। इसमें प्रोटीन लेवल ज्यादा देना होता है ब्रॉयलर्स में क्योंकि मीट प्रोड्यूस करना है। इसमें क्या देना होता है? इसमें मॉडरेट ही होता है प्रोटीन लेवल। ठीक है, कैल्शियम का इन्होंने बता ही दिया। अब लिमिटेड फाइबर ही देते हैं ब्रॉयलर के अंदर। क्यों?
क्योंकि इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है ब्रॉयलर को ग्रो करने के लिए। ठीक है सर। सिमिलरिटी में विटामिन मिनरल सबको बराबर ही देंगे, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। प्रोटीन सोर्सेज में सिमिलरिटी है, मतलब जो सोर्स है, जहां जो सोर्स है प्रोटीन का वो तो दोनों में सेम दे रहे हैं, बट कंटेंट अलग अलग है। बहुत ही जनरल था, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। डिसिमिलरिटी में आपको बता ही चुका हूं, प्रोटीन कंटेंट किसमें ज्यादा देंगे, ब्रोइलर्स के अंदर ज्यादा देंगे। कैल्शियम किसमें ज्यादा देंगे, लेयर्स के अंदर। क्यों, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है एग शेल फॉर्मेशन में। एंड लास्ट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसमें एनर्जी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, ब्रोइलर्स में रहेगी कि लेयर्स में रहेगी? यस, ब्रोइलर्स के अंदर वी रिक्वायर मोर एनर्जी, क्योंकि उनको ग्रोथ करना होता है, उनको लेयर की तरह अंडे नहीं देने हैं। ठीक है जी, ये आपका लास्ट टॉपिक था, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आज ट्राई करेंगे 9 से 10 बजे तक आपको वर्ड फाइल भी सारी कंप्लीट बन जाए, एंड आप एनिमल न्यूट्रिशन अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जो नेक्स्ट टेक्स्ट रहेगा उसमें पूरा का पूरा एनिमल न्यूट्रिशन वाला पार्ट तो आएगा, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है जी।